हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करेंगे। वैसे तो इनऑर्गेनिक का पोर्शन है, लेकिन केमिस्ट्री में हर जगह अप्लीकेबल है और इससे कंपटीशन में बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्पेशली नीट, आईआईटी और आईआईटी जैम में। ठीक होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव। आज हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे, इसकी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। इससे होता क्या है, ट्रेंड क्या है, पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से कंडीशन टर्म इसको अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिव की बात आए तो दो बातें आपको हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एक रिलेटिव वैल्यू होती है, एक रिलेटिव वैल्यू यानी कि कंपेरेटिव वैल्यू होती है, कंपेयर करके निकाली जाती है। दूसरी डिफाइन फॉर बॉन्डेड एटम ओनली, मतलब ये केवल कब डिफाइन होती है, जब एटम मॉलिक्यूल, जब एटम कोई बॉन्डेड होता है, बंधा होता है, बॉन्ड बना दूसरे से। हमेशा कभी फ्री स्टेट में किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, तो चलिए अब हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते क्या है। It is capacity to attract bonded electron pair by an atom in a molecule, that's known as electronegativity। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करेंगे, कैसे? It is capacity to, डिफाइन करिए। It is capacity to, it is capacity to attract bonded इलेक्ट्रॉन पेयर्स। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात क्यों करें, क्योंकि बॉन्ड बनाने में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एन एटम, it is capacity to attract bonded electron pair by an atom in a molecule, that's known as इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती क्या है, मतलब कि किसी भी बॉन्डेड एटम या मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी होती है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब कि कोई भी अगर बॉन्ड होगा, दो अलग अलग एटम के बीच में अगर कोवैलेंट कोई भी बॉन्ड होता, हमेशा पोलर होगा, क्योंकि कुछ न कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा अपनी तरफ वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसे मीना कहेंगे, मीना मानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव उसके कहेंगे लीना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, तो ये डिफिनीशन थी और दो बातें याद रखेंगे। इट इज रिलेटिव वैल्यू डिफाइंड फॉर बॉन्डेड एटम ओनली। ठीक, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, है ना, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि जैसे मान ली किसी भी दो एटम, मान लो कोई दो एटम है ए और बी है, कोई दो एटम ए और बी हैं, इनके बीच अगर मान लो कि एक लीना है और एक मीना है, ए वाला मान लो ये लीना है, लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यार चल नहीं रहा है, मान लो क्या है लीना, लीना मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो बी क्या है, मीना है, मीना फॉर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, तो इसका मतलब क्या, ये कोवैलेंट बॉन्ड बना है ए और बी के बीच में। अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड है, अगर ये मीना है, तो इसका मतलब क्या कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है किसकी तरफ ज्यादा होंगे, बी की तरफ, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचे हुए है। जब इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा अपनी तरफ खींचे हैं तो बी की तरफ होंगे कि नहीं, इसीलिए क्या है मीना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है लेस इलेक्ट्रो। कहने का मतलब इन ए बी कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से
ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है ए से ज्यादा है, ए से अधिक है। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बताते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं। चलिए हम उन फैक्टरों को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, है ना। यानी कि क्या लिखें? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इतना सब कुछ जान जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, तो हेडिंग क्या लिखेंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स affecting the electronegativity। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक एक फैक्टर हम आपको बताते हैं। पहला, नंबर ऑफ सेल्स। पहला फैक्टर यानी कि क्या? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल ये क्या होता है? देखो पहले जान जाओ, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल और किसके होता है? नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पहले इतनी बात आप याद रख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। देखिए नंबर ऑफ सेल्स की अगर बात करें, सेल्स होते क्या है? जैसे आपको पता है कि कोई भी एटम होता है, कोई भी एटम होता है, एटम में न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके चारों ओर कुछ कक्षाएं होती हैं जिसे सेल्स कहते हैं। उसे KLMN सो ऑन ऐसे ऐसे एक्सप्लेन कर। अब तक जितने एलिमेंट डिस्कवर किए गए 7 सेल तक ऑक्युपाइड हो जाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब कि ये पहली सेल है, ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ये तीसरी सेल और ये चौथी सेल। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से सेल की संख्या बढ़ती जाती है, रेडियस भी तो बढ़ती जा रही है। इसकी रेडियस कुछ इतनी है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, और ये सबसे ज्यादा है। तो मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाता है तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनों पे वो कम हो जाता है। अब दो कारणों से कम होता है, पहले तो रेडियस बढ़ जाता है, दूसरा शिल्डिंग इफेक्ट। शिल्डिंग इफेक्ट होता क्या है कि जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन, उस पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव, इस पे एक कुलाम्बियन फोर्स लगेगा, लेकिन यहां तो भी तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं बीच में। ये क्या करते हैं? स्क्रीन का काम करते हैं। ठीक, स्क्रीन एक पर्दे का काम करते हैं, तो इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कि यानी कि न्यूक्लियस इसको उतने फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितने से उसे करना चाहिए। तो इसको ओवरऑल ये समझिए, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। ठीक, क्यों घटेगा? दो कारण, एक तो दूरी बढ़ गई, दूसरा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी काज हो रहा है। स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है कि इट इज अ टाइप ऑफ कर्टेन विच इज न्यूट्रलाइज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय न्यूक्लियस ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स फोर्स। यानी कि, और ये क्यों होता है? क्योंकि ये बीच के जो इनर सेल के जो होते हैं क्या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो आपस में रिपल्सन करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पे सेम चार्ज होता है, रिपल्सन के कारण उसके फोर्स को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ओवरऑल ये जाने इलेक्ट्रोनेगेटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सेल या साइज। ठीक, पहला। और दूसरा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ENC। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे अफेक्ट करता है? होता क्या है कि किसी भी एटम का अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव उतनी ज्यादा होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के।
अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अभी हमने बताया था, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर ढेर सारी सेल्स होते हैं, उन सेलों में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपल करते हैं, कर्टेन का काम करते हैं, शिल्डिंग इफेक्ट का काम करते हैं। तो होता क्या है कि जितने फोर्स, उसके फोर्स को थोड़ा सा कम करते जाते हैं। तो फोर्स यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज एक्चुअल है वो फोर्स कम हो जाता है, लगता है कि थोड़ा सा कम चार्ज वाला। अफेक्टिव यानी कि जो माइनस हो जाता है, तो अफेक्टिव जो कुछ बचा है, जो फोर्स अट्रैक्ट किया वो अफेक्टिव हो, यानी कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। ठीक। तीसरा पॉइंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड पॉइंट स्क्रीनिंग इफेक्ट। अभी हम आपको बताएं स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। ठीक। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है? स्क्रीनिंग जो इफेक्ट होता है अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इनवर्सली होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होता है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट के इनवर्सली होता है। मतलब जितना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा अफेक्टिव न्यूक्लियर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही कम होगा, है ना। अब अगला फैक्टर है नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज यानी कि फोर्थ फैक्टर। फैक्टर नंबर फोर्थ, फैक्टर नंबर फोर्थ क्या है? नेचर ऑफ चार्ज। फोर्थ फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ चार्ज। नेचर ऑफ चार्ज ये जनरली देखा जाता है सेम एटम के लिए, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम, फॉर सेम एटम। कहने का मतलब किसी भी एटम पे जितना नेगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक, जितने पॉजिटिव चार्ज रहेंगे, जितने नेगेटिव चार्ज हैं वो कैसे होगा। ठीक। अब देखो ये नेचर ऑफ चार्ज कि अगर सेम एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा रहेगा। जैसे, तो ये पॉइंट याद रखेंगे आप, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि सेम अगर एटम है, सेम है, तो उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा रहेगा। चलिए हम कुछ एग्जांपल इसका बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल है, आप देख लीजिए पहले तो आपको ये क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कोई एटम है ClO2, ClO2, ठीक। और जैसे मान लो आ गया Cl2O3, दूसरा मॉलिक्यूल, ये क्लोरीन का हम ऑक्साइड एक्चुअली में लिख रहे हैं। जैसे लिख रहे हैं Cl2O5 या लिख दें Cl2O7। जैसे मान लो ये कुछ क्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं, अगर कहा जाए इनको अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में, तो ये पॉइंट क्वेश्चन आया है ये कि अरेंज दीज एलिमेंट ऑफ क्लोरीन ऑक्साइड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? तो सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज, इसी रूल को फॉलो करें। सबसे पहले देखेंगे किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज है, कितना उसका ऑक्सीडेशन है सेम एटम का। तो सेम एटम आपका देखें क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो जिसका जितना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट पर जितना चार्ज ज्यादा रहेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। वैसे तो ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, लेकिन क्लोरीन है तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं ना। एक क्लोरीन ऑक्सीजन का -2 होता है जनरली, ठीक, जनरल कंडीशन में। अगर वो पर ऑक्साइड होता है तो -1 होता है, सुपर ऑक्साइड होता है -1/2 होता है, अगर जनरल ऑक्साइड होता है तो -2 होता है, ठीक। तो ओवरऑल देखो
अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इस पर कितना चार्ज आएगा, +1 आएगा कि नहीं। ठीक, Cl2O, अगर Cl2O रखें, Cl2O ये कंपाउंड होता है। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट हमें एक का निकालना सिखा दे रहे हैं, वैसे जिस उसे सब का निकाल लेंगे आप। जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट जितने होते हैं लिख देते हैं, सब एटम के बीच में प्लस लगाते हैं। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा बराबर में 0 लिखेंगे, अगर कोई चार्ज होगा तो बराबर में वो चार्ज लिख देंगे। ठीक, तो देखो जैसे हमें क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का यहाँ क्या कर लेंगे, x मान लेंगे कि नहीं, क्लोरीन का x, इनकी संख्या 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितनी होती है, -2 होती है जनरल में, और ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल 0 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2 बराबर 0। ये 2 इधर आ जाएगा तो क्या हुआ, 2x बराबर 2, x बराबर 1, और वो भी प्लस का 1 आएगा कि नहीं आएगा, प्लस का 1 आया ना। तो ओवरऑल कह सकते हैं इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। उसी तरह इसका निकालेंगे तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, इसका निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगा, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें +7 आएगा। ठीक, अब अगर ये इतनी बातें आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपका चुटकी में सॉल्व हो गया। ठीक, देखते ही आप बता देंगे कि इसका आंसर क्या है। अब देखिए, अब आप बता सकते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन होगा इस कंपाउंड में, क्लोरीन में। क्लोरीन के अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव को कंपेयर करें तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा क्लोरीन होगा, ये वाला होगा, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। ठीक, तो ओवरऑल ये ऑर्डर हो गया कि नहीं, कौन सा ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर हो गया। ठीक, तो ये एक क्या था, एक फैक्टर था। अगला फैक्टर आपका हाइब्रिडाइजेशन। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन, व्हेन टू आर मोर डिफरेंट ऑर्बिटल इंटरमिक्स दे प्रोड्यूस द सेम एनर्जी एंड सेम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दैट्स नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल। दिस फिनोमेना इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो अगला प्रोसेस, अगला फैक्टर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन देखो, हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो पॉइंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। ये एस है, अल्फाबेटिकल एस कैरेक्टर, मतलब मॉलिक्यूल में अगर यस कैरेक्टर ज्यादा होंगे तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम की ज्यादा होगी, है ना। तो देखो, हम यहाँ एक बता दें हाइब्रिडाइजेशन निकालना कैसे होता है। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर 2 आता है तो sp, 3 आता है sp2, 4 आता है sp3, 5 आता है sp3d, अगर 6 आता है sp3d2, अगर 7 आता है sp3d3 होता है। ये बाकी चीजें आप कभी पढ़े होंगे तो उसको हम नहीं बताएंगे। तो देखिए, अगर कहने का मतलब मान लो sp हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, sp3 है, तो देखो परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर देखें, इसमें देखो परसेंटेज 2 ऑर्बिटल, परसेंटेज ऑफ 50%, 50% p है। इसमें की बात करें तो 33% एक्स कैरेक्टर है, 66% लगभग कितने हैं p कैरेक्टर है, और इसमें करें 25% एक्स कैरेक्टर है, 75% p कैरेक्टर है। ठीक, तो ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एक्स कैरेक्टर सबसे ज्यादा sp में है, फिर sp2 और sp3 में। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करें तो कौन सा ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मतलब जिस मॉलिक्यूल का जो एटम आपका निकालना है इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp2 आता है तो उससे कम, sp3 आता है तो उससे कम। ठीक, तो ये फैक्टर थे, कुछ ये फैक्टर्स थे, है ना। अगर बात करें ट्रेंड की पीरियोडिक टेबल में, ट्रेंड की पीरियोडिक टेबल जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, अगर टॉप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। कैसे होता है ये सब हम थोड़ा बताते हैं आपको।
तो अगली हेडिंग इसी में लिखेंगे आप पीरियोडिक ट्रेंड, यानी कि आपको हम यहाँ ये एक्सप्लेन करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। हेडिंग लिखे पीरियोडिक ट्रेंड। पीरियोडिक ट्रेंड, पीरियोडिक ट्रेंड्स, पीरियोडिक ट्रेंड। तो सबसे पहले हम आपको पीरियड की बात करते हैं, इन पीरियड में दिखाते हैं। पहले आपको तो पता है कि पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड, जो क्या होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन 7 होती हैं, और ग्रुप्स कितने होते हैं 18, वर्टिकल लाइन 18। ठीक, तो पीरियड्स की बात अगर करें तो पीरियड में ऑन मूविंग राइट इन ए पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। तो कुछ पहले लिख लेते हैं ना, पहले लिखिए ऑन मूविंग राइट इन, ऑन मूविंग राइट इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग राइट इन पीरियड, लिखो तो ज्यादा रहे, मूविंग इन, ऑन मूविंग राइट इन पीरियड, पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करता है अप टू हैलोजन। और कहां तक इंक्रीज करता है, हैलोजन, अप टू हैलोजनों तक, हैलोजन्स, अप टू हैलोजन्स, ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि अफेक्टिव जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब आप सोचेंगे अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे होता है, आपने जाना है कि जैसे जैसे किसी एक पीरियड में चलते हैं तो नंबर ऑफ सेल सेम होता है। जब नंबर ऑफ सेल होता, लेकिन क्या होता है एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट बढ़ता जाता है। जब एटॉमिक नंबर एक एक यूनिट बढ़ रहा है तो प्रोटॉन की संख्या भी तो एक एक यूनिट बढ़ रहा है। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस का चार्ज ही तो बढ़ रहा है, इसलिए कहा गया अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। ठीक, तो क्या हो गया ये क्यों होता है, पीरियड में अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। जैसे बात अगर हम करें ना, एग्जाम्पल की बात करें, चलिए किसी एक पीरियड की बात कर देते हैं हम, चलिए हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं ना। जैसे सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट रखेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। देखिए हमने यहाँ नोबल गैसेस को क्यों नहीं लिया, क्योंकि नोबल गैस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग 0 के बराबर होते हैं, क्योंकि उसका जो ऑक्टेट होता है कंप्लीट होता है। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसे अट्रैक्ट नहीं करता, इसलिए ये इनर्ट रहते हैं जनरली। तो अगर देखो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, तो जैसे ये फर्स्ट ग्रुप का है तो एक एक लेफ्ट टू राइट चलते हैं, जैसे जैसे चल रहे हैं तो पीरियड चार्ज बढ़ेंगे, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरान 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। तो न्यूक्लियर चार्ज सक्सेसिव बढ़ रहा है, क्यों, एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है इसलिए। तो क्या होगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहे हैं। ठीक, तो किसी भी पीरियड किसी भी ग्रुप को आपको देख के बता सकते हैं। अब चलिए हम ग्रुप में ये ट्रेंड देख लेते हैं। हमने एक ट्रेंड बता दिया है पीरियड के बारे में, अब ग्रुप की बात करते हैं। तो हमने बताया था जैसे जैसे टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में चलते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, दो कारण होते हैं। क्यों, पहला नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से साइज बढ़ती है, न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाता। ठीक, ये एक बात। दूसरा,
यानी कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होने का मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स से वो आउटर मोस्ट सेलों को खींच नहीं पाता इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए। ठीक, तो पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, मतलब इन पीरियड, इन ग्रुप में इसका ट्रेंड क्या होगा। इन ग्रुप, अगर इन ग्रुप की बात करें तो ग्रुप में क्या होता है, पीरियोडिक, इसका जो ट्रेंड घटता जाता है, मतलब ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीजेस। लिखिए, ऑन गोइंग डाउन इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases, electronegativity decreases because दो कारण है इसके। क्यों? पहला कारण, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस। दूसरा, डिक्रीजेज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीज इन अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये दो कारण होते हैं जिससे क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर चलते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक, जैसे हम एक ग्रुप की बात करें, 17 ग्रुप की बात करें, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, हाइड्रोजन्स की बात करें फॉर एग्जांपल में, चलो देख लें। एग्जाम्पल में अगर बात करें, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन। ठीक, चलिए आयोडीन तक ही बात करते हैं। फ्लोरीन न होता है, आप जानते हैं सेकेंड पीरियड का है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। तो जैसे टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ रही है। ठीक, इसलिए क्या होता है, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट रहा है और डिक्रीज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज हो रहा है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ये कौन सा ऑर्डर हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक, इतना तो क्या था, कुछ फैक्टर्स थे और उसका कुछ ट्रेंड था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ये क्या कुछ होता था ना। अगर हम देखिए, कुछ थियरीज होती हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन कर, जैसे पॉलिंग थियरी, मोलिकन्स थियरी, ये सब। तो हम इस सब चीजों पे नहीं चलते हैं। तो एक हम तरीका आपको बता देते हैं कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को कैसे याद रखेंगे आप, है ना, और उसके क्या एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, एलिमेंटों को याद करने का एक तरीका क्या है, सबसे मोस्ट एक हम ऑर्डर लिख देते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर कार्बन, फिर सल्फर, ये और लास्ट में हाइड्रोजन। देखो जनरली क्या होता है, हाइड्रोजनों को रिफरेंस एटम के रूप में यूज करते हैं, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बहुत सबसे कम होती है, ये रेफरेंस के रूप। तो इसको याद रखने का हम एक तरीका बताते हैं, आप फ्रांकल ब्रिक्स, फ्रांकल ब्रिक्स, फ्रांकल ब्रिक्स, ये आप याद रखेंगे तो कोई भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिव का जो ऑर्डर है एटम का, वो कर पाएंगे। जैसे हमने बताया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, देखो एक चीज यहीं पर जान जाओ, आयोडीन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव लगभग बराबर होती है ना। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव सल्फर से मिलती जुलती है और हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। ठीक, अगर मोलिकन स्केल पर देखें, पॉलिंग स्केल, मोलिकल स्केल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव को मेजर करने का दो पैरामीटर, दो स्केल दिए थे ना।
तो अगर पॉलिंग के अकॉर्डिंग देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इसका 4 है, इसका ऑक्सीजन का लगभग आता है कितना 3.5, ये क्लोरीन का नाइट्रोजन का लगभग कितना आता है, देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन लगभग बढ़ती है, तो इसका 3 होता है और इसका भी लगभग 0.3 के बराबर ही होता है। ठीक, और बात करते हैं ब्रोमीन की 2.8 होता है, और आयोडीन की अगर बात करें तो 2.5 होता है। ठीक, 2.5 होता है, और कार्बन की 2.4 होता है, और सल्फर की भी लगभग 2.4 के बराबर ही होता है। ठीक, तो लगभग इसके बराबर हो तो 2.5 जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है लगभग 2.1 होती है। तो ये फ्रांकल मतलब फ्लोरीन और आ का मात्रा है, इसलिए ऑक्सीजन, आधन है मतलब नाइट्रोजन का मतलब क्लोरीन। ठीक, कल क्लोरीन, फिर ब्रिक्स मतलब ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक, का मतलब कार्बन, एस मतलब सल्फर। इस तरह से ये ट्रिक याद रखेंगे तो एलिमेंटों को आप ये बता सकेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कितनी किसकी है। तो जनरली आपके केमिस्ट्री में यहां तक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन तक ही पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का आर्डर। ठीक, अब हम आपको थोड़ा बताते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव आर्ट आप पढ़े तो इसका एप्लीकेशन क्या है ना, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केमिस्ट्री में क्या एप्लीकेशन है। पहला बात, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब दो एटम में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत होगा, वो स्ट्रेंथ यानी कि वो ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दो एटमों के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, वो स्ट्रांग बॉन्ड माना जाएगा। ठीक, ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, याद रखिएगा ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जैसे एक एग्जांपल हम आपको करके दिखाते हैं इसका क्या यूज होता है। जैसे अगर हम आपसे कह दें HFHCl HBr HI, HFHCl HBr और HI में, ये एक तरह से हैलोजनों के हाइड्राइड्स हैं। अगर पूछा जाए ठीक तो इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें सबसे ज्यादा है, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अभी हमने आपको जो स्केल लिखवाया था, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो आर्डर लिखवाया था, उसमें देख मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है और ये लिस्ट है, तो डिफरेंस ज्यादा है कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज्यादा है तो मोस्ट स्ट्रांगेस्ट बॉन्ड होगा, ये उससे थोड़ा कम, ये उससे कम, ये सबसे कम ना। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा किसमें, HF HBr HI में, तो इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का सबसे ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड होगा। ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी का भी होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक, ये एक एप्लीकेशन हो गया। चलिए दूसरा एप्लीकेशन बताते हैं, डाइपोल मोमेंट में। डाइपोल मोमेंट आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर सम को फॉलो करता है, यानी कि इसका जो होता है मॉड के साथ का डायरेक्शन पर भी डिपेंड करता है। तो होता क्या कि जब दो एलिमेंटों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है तो उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होता है, यानी कि अगला डाइपोल मोमेंट
डाइपोल मोमेंट ऑफ, नहीं थोड़ा सा ऐसे लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट ऐसे लिखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक, डाइपोल मोमेंट को कैसे निकाल, होता क्या है कि डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली होता है। याद रखिए, डाइपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्डेड एटम के बीच में ज्यादा रहेगा तो डाइपोल मोमेंट उसका भी ज्यादा रहेगा। और ये एप्लीकेबल किसके, केवल पोलर मॉलिक्यूल के लिए होगा, ये भी जानते रहिए। इसको यहीं लिख देते हैं, एप्लीकेबल फॉर पोलर मॉलिक्यूल्स ओनली। ठीक, ये की पॉइंट है इसका। ठीक, यानी कि डाइपोल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का। चलिए कुछ हम लिख के एक एग्जांपल इसका भी बता देते हैं। जैसे चलिए इस बार लेते हैं नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात। नाइट्रोजन की हाइड्राइड की बात करें, NH3PH3 और ASH3, मतलब नाइट्रोजन का हाइड्राइड, अमोनिया, PH3 फास्फीन, आर्सेनिक के हाइड्राइड, ट्राई हाइड्राइड। अब देखो ये कौन सा ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर डाइपोल मोमेंट है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट। क्यों डिक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि जैसे हाइड्रोजन समय सेम है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप के एलिमेंट हैं और टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी तो डाइपोल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन और नाइट्रोजन या हाइड्रोजन फास्फोरस, हाइड्रोजन आर्सेनिक के बीच घटेगा। जब ये घटेगा तो डाइपोल मोमेंट भी घटेगी। समझ में आया बात कि नहीं? ठीक, ये सब था क्या, कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होता है, और ये सब। देखो दो स्केल दिए गए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए, चलिए उसको भी आपको बता देते हैं, जिसे कहते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, इसको भी देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल। स्केल मतलब मेजरमेंट का तरीका था। दो रूल दिए गए थे क्या, एक था मूलिकन स्केल, एक था पॉलिंग स्केल। मूलिकन स्केल, मूलिकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने का तरीका बताया था। उन्होंने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल टू क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाई 2, जो आता है वो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है एटम का। ठीक, अब देखिए पॉलिंग स्केल भी आपको बता देते हैं, चलिए ये ज्यादा एप्लीकेबल है, इसे लोग याद करते हैं। पॉलिंग स्केल, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहली बात ये पूछा गया था पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रॉन के किस पर बेस्ड होता है, तो सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड होता है। तो सबसे पहली बात बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी पर बेस्ड होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब इसको निकालते कैसे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल ए के बीच है, ठीक, और बी आपस में जुड़े हैं, ठीक, इससे रिएक्ट करके 2AB बना। ठीक, जैसे A2B2 आपस में रिएक्ट कर दो मॉलिक्यूल AB के बने, तो इनके निगेटिव तो कैसे निकालें कि सबसे पहले देखो ना, तो क्या करते हैं, जाइलो A माइनस जाइलो B, ठीक, जाइलो A माइनस जाइलो B इक्वल टू
इक्वल टू क्या करेंगे 0.208 अंडर रूट डेल, ये होता है फार्मूला। ठीक, ये क्या होता है फार्मूला। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जाइलो का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है किसके, ए और बी के बीच का। ये अब बात आती है डेल कैसे निकालेंगे। डेल निकालने का ये तरीका होता है, ये डेल मतलब डेल्टा है, ये सिंबल है ग्रीक सिंबल। ठीक, डेल कैसे निकालते हैं, तो डेल ऐसे निकालते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी माइनस अंडर रूट बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए मतलब A2 के आपस में जुड़े तो उसकी एनर्जी इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी के बीच की। ठीक, तो इस तरह से कैलकुलेट करने का ये तरीका होता था मॉलिकन और मिलिकन और पॉलिंग्स का, मोलिकन्स और पॉलिंग का। तो ओवरऑल ये कंप्लीट नॉलेज थी किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। अब हमें उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। अगर आपको ये चैनल और ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो मतलब पसंद आए तो आप क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू।